हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पीजीटी जियोग्राफी के लिए सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करेंगे। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सारे ही क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है और इसके साथ ही 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 में जियोग्राफी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंड्रोमेडा। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। यह सौरमंडल से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसकी संरचना हमारी मंदाकिनी के समान है। एंड्रोमेडा में सघन केंद्र तथा घूर्णनशील भुजाएं स्पष्ट हैं। इसमें तारों की संख्या हमारी मंदाकिनी से दोगुनी अर्थात 2 अरब तारे हैं। यह पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखने वाला सर्वाधिक दूर की इकाई है। साइरस या डॉग स्टार रात में आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। इसका द्रव्यमान सूर्य से दोगुना है। यह सौरमंडल से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है अर्थात प्रॉक्सिमा के बाद दूसरे नंबर का सौरमंडल के सबसे नज़दीक तारा है। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण और नगरीकरण जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था का लक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय। औद्योगिकरण और नगरीकरण जनसांख्यिकी संक्रमण की तृतीय अवस्था का लक्षण है। प्रथम अवस्था में समाज परंपरागत मुख्यतः कृषि होता है, जबकि द्वितीय अवस्था में जनसंख्या उच्च स्तर नगरी होती है। तृतीय अवस्था में तकनीकी ज्ञान भरपूर होता है। परिवार नियोजन के ऐच्छिक उपायों का प्रयोग सामान्य बातें होती हैं। साक्षरता व शिक्षा के स्तर उच्च होते हैं तथा विशिष्टीकरण उच्च होता है। जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में जन्म तथा मृत्यु दोनों दरों में प्रशंसनीय कमी आती है। जनसंख्या या तो फिर से स्थिर होती है या फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। यद्यपि जनसंख्या प्रथम तथा अंतिम अवस्था में धीरे धीरे बढ़ती है, तथापि ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत अवस्थाओं का परिणाम है। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। मानव के उद्भव स्थान के विषय में भी विद्वान एकमत नहीं है। ग्रिफिथ टेलर ने मध्य एशिया को मानव का उद्गम क्षेत्र बताया है। ऑसबोर्न ने भी तिब्बत तथा मंगोलिया प्रदेशों को मानव का आदि क्षेत्र माना है। कीथ, डार्थ और लीके के मतानुसार आदि मानव का विकास अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। पंचानन मिश्रा का मानना है कि निग्रोइड तथा ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातियों का उद्गम प्रदेश भारत था। प्राप्त जीवाश्मों के आधार पर एशिया को आधुनिक मानव का उद्गम स्थल माना जाता है। मायोसीन युग में शिवालिक प्रदेश तथा मध्य एशिया की जलवायु, वनस्पति आदि प्राकृतिक पर्यावरण नर मानव या मानवाप कपी के विकास के लिए उपयुक्त था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हॉटसॉर ने। हॉटसॉर ने कहा कि भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करता है। क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना भूगोल की प्रमुख संकल्पनाओं में से एक है। सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेत्ता हिटलर ने माना कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कुमारी शेम्पुल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो जैविक प्रदेशों को अलग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वलास। वलास रेखा दो जैविक प्रदेशों को अलग करती है। विश्व को जंतु प्रदेशों में विभाजित करने का प्रथम सफल प्रयास A.R. वलास ने 1876 में किया था। इन्होंने विश्व को 6 प्रमुख प्राणी क्षेत्रों में विभाजित किया था। पहला है पूरा आर्कटिक प्रदेश। इसके अंतर्गत यूरोप तथा मध्य एवं उत्तरी एशिया को सम्मिलित करते हैं। दूसरा है नूतन आर्कटिक प्रदेश। इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका तथा ग्रीनलैंड को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है प्राच्य प्रदेश। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया को सम्मिलित किया जाता है। चौथा है इथियोपियन प्रदेश। ये सहारा के दक्षिण का समस्त अफ्रीकी भाग तथा सुदूर दक्षिण पूर्व अरेबिया है। पांचवा है ऑस्ट्रेलियन प्रदेश। इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य के कुछ द्वीप हैं। छठवां है नवायन वृत्तीय प्रदेश। इसमें दक्षिणी अमेरिका आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडो आर्यन। इंडो आर्यन भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय योजना संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास के क्षेत्र विशिष्ट उपागम से। क्षेत्रीय योजना विकास के क्षेत्र विशिष्ट उपागम से संबंधित है। प्रादेशिक नियोजन एक विशिष्ट प्रकार की नियोजन संरचना पर आधारित एक विशेष प्रकार का नियोजन है, जिसमें सार्वजनिक कार्यकलाप का सहारा लेकर सामाजिक कल्याण प्राप्त करने का उद्देश्य निहित होता है। परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु रणनीतियां तैयार करना व उपलब्ध कराना भी नियोजन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार यदि नियोजन प्रक्रिया विभिन्न प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध करना हो तो इनमें क्रमशः प्रत्यक्षीकरण, प्रकटीकरण, परियोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन 4 प्रमुख क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, डिएगो गार्सिया किस द्वीप समूह पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेगोस। डिएगो गार्सिया चेगोस द्वीप समूह पर स्थित है। हिंद महासागर में अनेक प्रकार के बड़े व छोटे द्वीप पाए जाते हैं। बड़े आकार के द्वीप मेडागास्कर एवं श्रीलंका है। मध्यवर्ती कटक कई स्थानों पर समुद्र तल से द्वीप के रूप में ऊपर उठा हुआ है। इनमें लक्षद्वीप, मालदीव, चेगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, कारगुलेन तथा सेशेल्स द्वीप प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोयाली। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कोयाली है। देश की तेल शोधक क्षमता 1998 में 62 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष थी, जो वर्तमान समय में बढ़कर 248.9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1767। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में किया गया, जिसमें चरम बिंदु तैयार हुआ तथा वर्तमान में सर्वे ऑफ इंडिया विभिन्न मापनियों के आधार पर पूरे देश का मानचित्र तैयार करता है। भारत में मानचित्र बनाने का कार्य वैदिक काल में ही शुरू हो गया था। आर्यभट्ट, बराहमिहिर तथा भास्कर आदि के पौराणिक ग्रंथों में इन अभिव्यक्तियों को सिद्धांत या नियम के निश्चित रूप में दिखाया गया था। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पूरे विश्व को 7 द्वीपों में बांटा। महाभारत में माना गया कि यह गोलाकार विश्व चारों ओर जल से घिरा है। अगला प्रश्न है, चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कायांतरण। चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना
कायांतरण कहलाता है। कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। यह सेल दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होते हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, एंजिल लॉ प्रकाश डालता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खर्च प्रतिरूप पर। एंजिल लॉ खर्च प्रतिरूप पर प्रकाश डालता है। एंजिल का नियम 1857 में जर्मन अर्थशास्त्री अर्नस्ट एंजिल द्वारा प्रतिपादित एक आर्थिक सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे घर की आय बढ़ती है, वस्तुओं को खरीदने के लिए आवंटित आय का प्रतिशत घटता जाता है, जबकि अन्य चीज़ों पर खर्च का प्रतिशत बढ़ता है। अगला प्रश्न है, डेसीमेट्रिक विधि से क्या मापा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनसंख्या घनत्व। डेसीमेट्रिक विधि से जनसंख्या घनत्व मापा जाता है। यह विषयगत मानचित्र की एक विधि है जिसमें भौगोलिक जानकारी को शामिल करके एक वर्ण प्रतीकी मानचित्र को परिष्कृत किया जाता है। इस विधि को 1911 में विकसित किया गया था तथा इसका नाम त्यान शांकी द्वारा रखा गया था। तत्पश्चात इसे जे राइट द्वारा प्रसिद्ध किया गया। अगला प्रश्न है, अपर्दन चक्र की परिकल्पना के प्रतिपादक डेविस किस देश के थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए। अपर्दन चक्र की परिकल्पना के प्रतिपादक डेविस महोदय अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने इस संकल्पना में बताया कि भौगोलिक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इस तरह डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया। जे.टी. हेक का भावाकृतिक सिद्धांत गतिक संतुलन के नाम से जाना जाता है। इनका गतिक संतुलन सिद्धांत डेविस के भौगोलिक चक्र एवं पेंक के आकृतिक तंत्र की आलोचना एवं अस्वीकरण से उत्पन्न भावाकृतिक अंतराल को भरने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील में सवाना प्रकार की घास कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिम्पो। ब्राज़ील में सवाना प्रकार के घास को लिम्पो कहा जाता है। लिम्पो घास, जिसे दलदली घास, लाल दलदली घास भी कहा जाता है, इस घास का उपयोग पशुओं के चारा के लिए किया जाता है। पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ब्राज़ील में कंपोस और वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी को पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। ये सभी घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहरी समूह की प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई, यूए। मुंबई शहरी समूह की प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है। प्रवास के अंतर्गत जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है और जिस स्थान पर आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। अप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1923 में। भारत में रेडियो का प्रसारण सन 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था।
तब से इसने असीमित लोकप्रियता पाई है। सरकार ने इस सुअवसर का लाभ उठाया और 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इस लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टॉरस। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी टॉरस है। एशिया माइनर के पूर्वी भाग में आर्मीनिया की गांठ स्थित है, जहां से पश्चिम की ओर दो पर्वत श्रेणियां निकलती हैं, जो भूमध्य सागर के निकट तक फैली हुई हैं। उत्तरी पर्वत श्रेणी पॉन्टिक श्रेणी और दक्षिण पर्वत श्रेणी टॉरस श्रेणी के नाम से जानी जाती है। पॉन्टिक श्रेणी तथा टॉरस श्रेणी के मध्य अनातोलिया का पठार स्थित है, जिसे एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पन्ना हीरा खाने कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुंदेलखंड में। पन्ना हीरा खान बुंदेलखंड उच्च भूमि पर स्थित है। बुंदेलखंड उच्च भूमि पर उत्तर प्रदेश के 5 जनपद जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और बांदा तथा मध्य प्रदेश के 4 जनपद दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर एवं पन्ना के 54,560 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैला हुआ है। यह मुख्यतः रवेदार आग्नेय और कायांतरित शिलाओं से निर्मित है। यहाँ निचला विंध्य भांडेर, रीवा एवं कैमूर क्रम के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार भूपत्रक किस प्रक्षेप पर बने होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार भूपत्रक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप पर बने होते हैं। यह एक संशोधित बहुशंकुक प्रक्षेप है, जिसे 1909 में हुई अंतर्राष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस के निर्णय के अनुसार 1:10 लाख मापनी पर समस्त संसार के स्थलाकृति अंशचित्र बनाने के लिए चुना गया था। बहुशंकुक प्रक्षेप के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप को प्रयोग करने का सुझाव सर्वप्रथम 1891 ईस्वी में जर्मन भूगोलवेत्ता ए पेंक ने दिया था। अगला प्रश्न है, भूस्खलन का प्रमुख कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भूस्खलन की क्रिया में शैलें तथा शैल चूर्ण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिसककर ढाल से नीचे गिरता है। भूस्खलन ढालों पर सड़क निर्माण, अतिचारण, निवर्णीकरण तथा अवैज्ञानिक कृषि के कारण भी होता है। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। असंलग्न वृहद का आकार एवं आकृति, शैल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है, गेटवे सिटी स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 बड़े क्षेत्रों के मध्य प्राथमिक नगर के रूप में। गेटवे सिटी 2 बड़े क्षेत्रों के मध्य प्राथमिक नगर के रूप में स्थित है। किसी देश या प्रदेश के वृहत्तम नगर को प्रधान या प्राथमिक नगर के रूप में जाना जाता है। यह नगर सामान्यतः व्यापार, राजनीतिक गतिविधियों तथा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का प्रमुख केंद्र होता है। सर्वप्रथम 1939 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता मार्क जेफरसन ने प्रधान नगर का नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, शिरस्य सूचकांक प्रभावित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीन से। मानव का शिरस्य सूचकांक जीन से प्रभावित होता है। वास्तव में मानव जाति को विभिन्न प्रजातियों में विभाजित करने के लिए सिर को प्रथम प्राचल माना जाता है। मनुष्य की प्राकृतिक रचना में शिरस्य सूचकांक सबसे अधिक अस्थायी रहने वाला लक्षण है। इसके अलावा मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए त्वचा का रंग, कद, सिर की आकृति, चेहरे का आकार, नाक का आकार, नेत्र, बाल, शारीरिक संगठन एवं रक्त समूह आदि जैसे महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक कौन है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेटजेल। जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को अस्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने का अग्रणी कार्य किया तथा मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। इसीलिए रेटजेल को मानव भूगोल का जनक के रूप में जाना जाता है। रेटजेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित ग्रंथ मानव भूगोल है, जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण नियोजन एवं पारिस्थितिकी संतुलन की संकल्पना का विकास प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पर्यावरण नियोजन एवं पारिस्थितिकी संतुलन की संकल्पना का विकास वैज्ञानिक नियतिवाद एवं रुको और जाओ नियतिवाद से प्रारंभ हुआ। ए और सी सही है। अगला प्रश्न है, 2011 में विश्व के देशों के बीच मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में मानव का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 134। 2011 में भारत का विश्व के देशों में मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में 134वां स्थान था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने जोनों में विभाजित किया गया है। इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय रेलवे प्रणाली को 18 जोनों में विभाजित किया गया है। बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 16 को माना है। अगला प्रश्न है, अकाबा खाड़ी तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिलिस्तीन। सऊदी अरब तथा जॉर्डन देश की सीमा अकाबा की खाड़ी से मिलती है, जबकि फिलिस्तीन का गाजा पट्टी क्षेत्र भूमध्य सागर से तथा वेस्ट बैंक की सीमा मृत सागर से लगती है, न कि अकाबा की खाड़ी से। अगला प्रश्न है, जयपुर भारत के किस स्थलाकृतिक प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी मैदान। जयपुर भारत के उत्तरी मैदान स्थलाकृत प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 179। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं 179 है। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में क्रमशः 89 + 89 अक्षांश रेखाएं होंगे। 0 डिग्री अक्षांश भी एक अक्षांश रेखा होगी। इस प्रकार 89 + 89 + 0 डिग्री = 179 अक्षांश रेखाएं हैं। 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश बिंदु मात्र है, न कि अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फेलसेनमीर। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह फेलसेनमीर कहलाती है। फेलसेनमीर का अर्थ है चट्टानों का समुद्र। फेलसेनमीर का निर्माण अत्यधिक ठंड गतिविधि के कारण हुआ है। अगला प्रश्न है, ग्रीन लेबर वह लेबर है जो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम बार वेतन के लिए काम करने जाता है। ग्रीन लेबर वह लेबर है जो प्रथम बार वेतन के लिए काम करने जाता है। ग्रीन लेबर शब्द उन नए कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने अभी तक कौशल हासिल नहीं किया है या उन्हें अपने नियोक्ता संगठन की कार्य पद्धतियों और संस्कृति में शामिल नहीं किया गया है। ग्रीनफील्ड साइटों को विकसित करने वाले कर्मचारी अक्सर जानबूझकर ऐसे हरित कार्यबल को तलाश करते हैं जिनके पास उद्योग का कोई पूर्व अनुभव न हो, क्योंकि वे ट्रेड यूनियन उग्रवाद की स्थापित प्रतिबंधात्मक प्रथाओं या परंपराओं के प्रत्यारोपण से बचना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ता है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है, अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप से मापा जाता है। जनसंख्या का घनत्व इज इक्वल्स टू जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ता के अनुसार मध्य देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन। प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ता के अनुसार मध्य देशांतर उज्जैन से होकर गुजरती है। किसी देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नवनियतिवाद तथा वैज्ञानिक नियतिवाद विचारधारा पर्यावरण प्रदूषण को जन्म दिया है, क्योंकि इस विचारधारा के द्वारा मानवीय क्रियाएं करके अपने सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना करता है, जबकि नियतिवाद मानव प्रकृति अंतःक्रिया की व्याख्या प्रकृति को सर्वशक्तिमान और समस्त मानव व्यवहार तथा मानवीय क्रियाओं को नियंत्रक मानकर करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल। भोपाल शहर नदी तट पर स्थित नहीं है, जबकि आगरा शहर यमुना नदी के तट पर तथा पटना शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कटक महानदी के तट पर स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के, कोटा चंबल नदी के तट पर, अजमेर लूनी नदी के तट पर, सूरत ताप्ती नदी के तट पर, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर और जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा बंदरगाह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम भूमि से घिरा गहरा व सुरक्षित बंदरगाह है। प्रारंभ में यह बंदरगाह लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। मुंबई वृहत्तम बंदरगाह है, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र का एक समूह बंदरगाह की सुविधा भी प्रदान कर सके। एन्नोर का विकास चेन्नई बंदरगाह की सहायक बंदरगाह के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्मेनिया है एक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देश। आर्मेनिया एक स्थलबद्ध देश है जो जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान तथा तुर्की देशों से घिरा हुआ है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है तथा यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 3 मिलियन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा। नीचे दिए गए विकल्पों में से मथुरा सागर तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। सागर तल से ऊंचाई के आधार पर शहरों का क्रम है, सबसे पहले मथुरा, उसके बाद कानपुर और उसके बाद वाराणसी। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने का उपकरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने का उपकरण ओपिसोमीटर है। इसमें एक दांतेदार छोटा पहिया लगा रहता है। इस पहिए का संबंध एक डायल से होता है, जिस पर इंच अथवा सेंटीमीटर में दूरियां अंकित होती हैं। प्लेनीमीटर द्वारा क्षेत्रफल का मापन किया जाता है, जबकि पायरोमीटर द्वारा उच्च तापमान का मापन किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।